वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएल न्यूज। वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों का, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर्वाधिक पॉपुलर सीएम्स में 11 में से 9 गैर बीजेपी के टॉप 5 में उद्धव, ममता, योगी सिर्फ 29 की पसंद। रिपोर्ट की तरफ से आयोजित सर्वे में बीजेपी को झटका लगा है। सर्वाधिक पॉपुलर 11 मुख्यमंत्रियों के नामों में 9 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी महज 29% लोगों का ही साथ मिला। टॉप 5 मुख्यमंत्री में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। आपको बताते चले, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाम में एम.के. स्टालिन को सबसे पहले नंबर पर रखा गया। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक का नाम सामने आया है। विजयन, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है। इस लिस्ट में बीजेपी के हेमंत बिश्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ ही 2 ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। आपको बता दें कि इस सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता एक साल में 66% से गिरकर 24% पर आ गई है। जी हाँ, इस सर्वे में पूछा गया था कि भारत के लिए सबसे उपयुक्त अगला पीएम कौन होना चाहिए। अगस्त 2021 में सिर्फ 24% लोगों ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि जनवरी 2021 में वो इस मामले में 48% लोगों की पसंद थे। वहीं 2020 में पीएम 66% जनता ने मोदी को पहली पसंद बताया था। मेरठ करनाल हाईवे पे युवक का मिला शव, सीने में मारी गई थी गोली, पास में ही पड़ा था तमंचा और कारतूस। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे मार्ग के निकट कावड़तोड़ गांव के पास पानी ट्यूबवेल पर एक युवक का शव मिला है। युवक को गोली मारी गई है। मृतक युवक के पास ही एक देसी तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं बहावाड़ी गांव में रहने वाला अजय का शव देखकर स्थानीय लोगों ने शिनाख्त की तो उसके परिवारजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने मौके पर बताया कि अभी कुछ देर पहले ही अजय ड्यूटी के लिए निकला था। परिवार वालों ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का मामला, फेसबुक पर लाइव आकर युवक युवती ने लगाई आग, पीड़िता के गाँव पहुंची पुलिस। बलिया के नरई थाना क्षेत्र स्थित एक गाँव में पीड़िता के परिजनों से स्थानीय पुलिस मिली। दिल्ली के तिलक नगर थाने के इंस्पेक्टर ने युवती की मां से बात कर पूछताछ की। दरअसल बलिया जनपद के नरई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने गाजीपुर के युवक के साथ सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। दोनों को उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में हुई इस घटना की आंच नरई थाना क्षेत्र तक दिखाई दी। दरअसल स्थानीय पुलिस ने युवती के घर आकर मामले की जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवक और युवती के इस आत्मघाती कदम से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अलीगढ़ अब बनेगा हरिगढ़, बदले जाएंगे इसके नाम। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बनने की तैयारी चल रही है। यूपी के मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड की बैठक रखी गई थी। जिला पंचायत की बैठक में मैनपुरी जिले का नाम भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपी के विधानसभा सत्र के पहले दिन बैलगाड़ियों पर चढ़कर पहुंचे सपाई, महंगाई, आरक्षण सहित कई मुद्दों पर किया प्रदर्शन। यूपी विधानसभा का सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन हालांकि सदन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्ष के नेताओं ने कोरोना से मृत विधायकों को श्रद्धांजलि दी और फिर सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं सत्र के पहले दिन सपाई ने प्रदर्शन कर रहे लोगों का ध्यान खींचा। सपा नेता बैलगाड़ी पर चढ़कर विधानसभा पहुंचे और सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने सदन के अंदर जाते मंत्रियों से विरोध जताया। वहीं सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यंगत विधायक सुरेश श्रीवास्तव, औरैया विधायक रमेश चंद्र दिवाकर, नवाबगंज विधायक केसर सिंह, सलोन, रायबरेली के विधायक दल बहादुर कोरी व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दिव्यंगत विधायकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बाढ़ का कहर लगातार जारी, राप्ती, रोहिन और सरयू ने पार किया खतरे का निशान। राप्ती, रोहिन और सरयू नदी ने लाल निशान पार कर लिया है। जी हां, गौरा और कुरानों की भी गुर्राने लगी हैं। इन नदियों में आई उफान से जिले के 13 गांव प्रभावित हो गए हैं। जिला प्रशासन ने इन गाँव में मदद पहुँचानी भी शुरू कर दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले में बहने वाली नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को राप्ती, रोहिन और सरयू नदी ने खतरे के निशान को भी पार कर दिया। पीजीटी परीक्षा में बिजनौर में दबोचे गए 2 मुन्ना भाई, 5 केंद्रों पर शामिल हुए 9000 विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती परीक्षा कल और आज यानी 18 अगस्त को हो रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 651 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बिजनौर में परीक्षा के आखिरी दिन के दौरान 2 मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं।
बिजनौर जिले में पीजीटी परीक्षा पहली बार हो रही है। डीएम उमेश मिश्रा ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की बैठक में परीक्षा में किसी तरह की ढील नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी है। आपको बता दें, पीजीटी परीक्षा के दौरान जीआईसी केंद्र के गेट पर मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। ये अन्य किसी की जगह परीक्षा देने आया था। वहीं केपीएस केंद्र पर एक और मुन्ना भाई को परीक्षा देने के 15 मिनट पहले धर लिया गया, जो किसी और के स्थान पे परीक्षा दे रहा था। दोनों को पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। 8 राज्यों में अभी भी सख्त लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, कम नहीं हो रहा कोरोना संक्रमण। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ती दिख रही है, लेकिन हकीकत में अभी भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां सख्त पाबंदियां लागू हैं। असम में 18 अगस्त से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कोरोना संकट को देखते हुए अभी भी रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जारी है। हालांकि अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है, जैसे मॉल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून और स्पा को खोलने की फिर से अनुमति दे दी गई है। लेकिन देश के 8 राज्य पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में अभी भी लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां जारी हैं। अफगानिस्तान के काबुल में फंसे चंदौली के सूरज, यूपी के 18 मैकेनिक सकुशल वापसी की देख रहे रहा। अलीनगर थाना के अमोकपुर गाँव निवासी सूरज चौहान काबुल में फंसे हैं। वे अक्टूबर 2020 में वेल्डिंग का काम करने के लिए काबुल गए थे। हालांकि अफगानिस्तान अब तालिबानियों के कब्जे में है। ऐसे में सूरज के भविष्य को लेकर घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्वजन उनके सकुशल घर वापसी की टकटकी लगाए हुए हैं। पिता बुद्धिराम चौहान व बड़े भाई ओंकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 18 वेल्डिंग मैकेनिकों के साथ सूरज काबुल गए थे। आपको बता दें कि परिवारजनों ने बताया कि जिस कंपनी में सभी काबुल में काम करते हैं, उसका मालिक अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बाद कारखाना बंद करके फरार हो गया है। सीएम योगी ने विधानसभा में भी उठाया अब्बाजान का मुद्दा, कहा इससे सपा को परहेज क्यों। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि अब्बाजान कब से असंसदीय शब्द। इतना ही नहीं, योगी ने सवाल करते हुए आगे कहा कि अब्बाजान से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्यों परहेज है, जिस पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, मंगलवार को मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के प्रश्नकाल के तहत निर्धारित सवाल पूछने को कहा। तभी सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार की घटनाओं का मुद्दा उठाया, जिसके साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा कर दिया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को दी राहत। लखनऊ मेरठ के बीच कल से चलेगी राजरानी एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने लखनऊ से मेरठ और मेरठ से लखनऊ के जाने वाले यात्रियों के लिए कल यानी बुधवार से राजरानी एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें यात्रियों के लिए टिकट रिजर्वेशन की व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते केंद्र सरकार ने सभी ट्रेनों का संचालन बंद करा दिया था, जिसमें बीच में कोरोना नियंत्रण होने पर रेलवे ने मैमूर, दिल्ली पैसेंजर, आला हजरत, चंडीगढ़, अवध, असम गुवाहाटी, सद्भावना, काशी, नौचंदी, छपरा को चलाने की मंजूरी दे दी थी। एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट रिजर्वेशन कराकर यात्री यात्रा कर रहे थे, जबकि पैसेंजर ट्रेनों में टिकट की व्यवस्था है। नोएडा के डीएम सुहास जीत चुके हैं देश के लिए 6 गोल्ड मेडल। अब टोक्यो पैरालंपिक में लाएंगे स्वर्ण। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक गेम होने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज हिस्सा लेंगे। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि नोएडा के डीएम खेल जगत से कैसे संबंध रखते हैं। दरअसल सुहास एल यथिराज दुनिया के तीसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुहास ने साल 2016 में बैडमिंटन के लिए पुरुष एकल स्पर्धा में गोल्ड जीता था। सुहास मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं और साल 2007 बैच के आईएएस अफसर भी रह चुके हैं। जी हां, फिलहाल नोएडा में बतौर तौर पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। इससे पहले वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के योजना विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामायण कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे के पहले अयोध्या की तैयारियों में चाक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी अयोध्या से करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महामहिम राष्ट्रपति के साथ मौजूद होंगे। अब्दुल्ला आजम को एससी का बड़ा झटका। धोखाधड़ी मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त तक स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक धोखाधड़ी मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ी बड़ी याचिका सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने अब्दुल्ला आजम की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सलाह दी कि इस मामले में संयुक्त सुनवाई लाभप्रद हो। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में विचार करके न्यायालय को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही न्यायालय में मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। ब्राह्मण और दलित मतदाता को साथ मिलाकर बसपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मिश्र का बड़ा बयान। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व वर्ग विचार संगोष्ठी में बसपा में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने दावा किया है
कि प्रदेश के 16% ब्राह्मण मत और 24% दलित मत को साथ मिलाकर भाजपा उत्तर प्रदेश में अगली बार सरकार बनाएगी। मिश्र ने कहा कि भाजपा ने ब्राह्मणों को जितना सम्मान दिया है उतना सम्मान भाजपा या सपा शासन में उन्हें नहीं मिला। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ लड़ाने का काम करती है, जबकि बसपा सभी को साथ जोड़कर चलने का काम करती है। उन्होंने कहा, प्रदेश में 16% ब्राह्मण मत और 24% दलित मत को साथ मिलाकर भाजपा प्रदेश में सरकार बना लेगी। मिशन यूपी 2022 के लिए एक्शन मोड में बीजेपी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कर रही बूथ मजबूत। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला जारी है। 16 जुलाई को शुरू हुआ ये सिलसिला 31 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें, संगठन से लेकर सरकार से लगभग 75 से 80 चुनिंदा लोगों को बूथ मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक नेता के ऊपर 4 से 6 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। काबुल से गाजियाबाद लौटी पत्रकार कनिका, चिंतित परिवार ने ली राहत की सांस। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर सी ग्लोबल मास्टर प्लेन आज भारत में आ गया। प्लेन कुछ देर के लिए पहले गुजरात के जामनगर में उतारा गया, फिर इसे हिंडन एयरबेस लाया गया। वापस आने वालों में भारतीय दूतावास के कई कर्मचारी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकार शामिल थे। इसके साथ ही आपको बता दें, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेने के बाद वहां फंसे दूसरे देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना भी वहां फंसे अपने लोगों को निकालने में मदद कर रही है। वायुसेना का एक जहाज आज मंगलवार को 120 भारतीयों को लेकर देश पहुंचा। सुरक्षित लौटने वालों में फ्रीलांस पत्रकार कनिका गुप्ता भी शामिल है। यूपी के मानसून सत्र में सपा ने योगी गवर्नमेंट को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को शुरू हो रहा है। 17 से 24 तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक पेश करेगी। एक तरफ विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। आज पहले दिन की बात करें तो विधान परिषद में सपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने वेल में आकर पोस्टर लहराए। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान बिल को लेकर धरना प्रदर्शन करता रहा। सपा नेताओं ने वेल में आकर पोस्टर लहराए। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष में महंगाई, बेरोजगारी, किसान बिल को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार विधानसभा का ये सत्र शुरू हुआ है। आर्मी की परीक्षा नहीं पास कर सका तो बन गया चोर, दुकान से चुरा लिए 2 करोड़ 75 लाख के जेवर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से पुलिस एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर कपड़ा व्यापार के घर से 6 अगस्त को तिजोरी में रखे 2 करोड़ 75 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए हैं। बुजुर्ग व्यापारी जेवर गिरवी रखकर लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम करते थे। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि ये युवक आर्मी की परीक्षा में फेल हो गया, जिसके बाद इसने चोरी का पहला कदम उठा लिया। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर हिडन एयरपोर्ट पहुंचे 2 विमान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर 2 विमान गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट पर उतरे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले रविवार सोमवार को भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर विमान भारत आए थे। काबुल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी कर्मचारियों को लेकर भारतीय वायुसेना का ग्लोबस्टर विमान मंगलवार सुबह जामनगर एयरपोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद शाम को लगभग 5 बजे ये विमान गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे पर पहुंचा था। इस विमान पर लगभग 150 लोग सवार थे। ये विमान जामनगर एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचा, जिसमें से 2 लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराने के लिए रेफर किया गया है। नोएडा का होगा कायाकल्प, 812 एकड़ में बनेंगे 2 MSMI पार्क। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में MSMI पार्क बनाने की स्थापना को तेज किया जा रहा है। सूबे का यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 29 और सेक्टर 32 में बतौर मॉडल विकसित किए जा रहे पार्क में 812 निवेशकों की जमीन खरीदी गई है। यूपी के इन 2 पहले MSME पार्क निवेशक 23 करोड़ 75 लाख रुपए का निवेश करके अपनी फैक्ट्री उक्त पार्क में लगाया जाएगा, जिससे 72,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, के अलावा आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में भी ये बनवाने की कार्रवाई लगातार जारी कर दी गई है। जामा मस्जिद में फहराया गया तिरंगा, लगे भारत माता की जय के नारे, मुफ्ती बोले ये हराम है। आगरा के शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने पर विवाद हो गया है। शहर मुफ्ती ने इसे हराम बताया है। आपको बता दें, इस पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने मुफ्ती के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। आगरा के शाही जामा मस्जिद में बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी द्वारा तिरंगा फहराने पर विवाद बढ़ता जा रहा है।
शहर मुफ्ती का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर राष्ट्रगान गाने के विरोध किया है। इस पर अशफाक सैफी ने मुफ्ती के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। सुपारी देकर हत्या की आशंका निराधार, बांदा जेल प्रशासन ने बोला मुख्तार की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा जेल में अपनी हत्या की आशंका जताने पर जेल प्रशासन का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, मुख्तार की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। बैरक के बाहर 1 दर्जन बंदी रक्षक तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस प्रकरण में सोमवार को बाराबंकी की विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान कहा था कि जेल में उसकी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है।